बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो पार्ट फाइव जो हमारा है उसका टॉपिक है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को समझने के लिए हम पहले तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि डेटा टाइप्स क्यों होती हैं। तो डेटा टाइप्स होने का होना इसलिए है कि आप कुछ भी अगर काम करते हैं ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको याद नहीं रख सकता किसी भी काम को। आप छोटे से छोटा काम भी अगर कंप्यूटर को बोलेंगे ना, कंप्यूटर के पास याद रखने के कोई ब्रेन नहीं है। कंप्यूटर के पास याद रखने के लिए मेमोरी है, तो मेमोरी में वो स्टोर करता है हर चीज को। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने प्रेजेंटेशन चलाई है, इस प्रेजेंटेशन की भी मुख्तलिफ स्लाइड्स है ना, तो ये कंप्यूटर ने अपनी किसी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है इन स्लाइड्स को, और ये हमारे लिए वक्त के साथ साथ चलाता रहता है। मैं बटन प्रेस करूंगा तो वो नेक्स्ट स्लाइड चला देगा। ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होता है ये भी, अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा डीपली बात करें, तो असल में क्या था, अभी मैंने जैसे फोल्डर में से जाके अपनी प्रेजेंटेशन खोली, तो उस फोल्डर में रखी हुई है अगर वो प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब है वो हार्ड ड्राइव में थी जब तक फोल्डर में थी। ठीक है। और अभी भी फोल्डर हार्ड ड्राइव में है, लेकिन मैंने जब इसको ओपन कर दिया, अब जब कोई भी चीज़ ओपन हो जाती है तो फिर प्रोसेसर क्या करता है, उस फाइल को रैम पे ले आता है। रैम भी हमारी मेमोरी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो रैम पे लाने का मकसद ये है ताकि वो जो चीज़ें यूज में होती हैं वो रैम पे होती हैं। ठीक है। तो जब वो रैम पे ले आता है प्रेजेंटेशन को, तो अब जब हम इसको चला रहे होंगे तो ये मेमोरी से लेके नहीं आएगा चीज़ें हमें, प्रोसेसर मेमोरी से लाके नहीं दिखाएगा हमें चीज़ें। अब रैम पे जो आ गई हैं चीज़ें वही हमें दिखाता रहेगा, तो इससे जल्दी चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कंप्यूटर हर काम के लिए उसको मेमोरी चाहिए होती है। कंप्यूटर के पास ये जो हार्ड ड्राइव होती है, ये आजकल तो 1 टेराबाइट की भी आ गई है। तो ये जो 1 टेराबाइट का क्या मतलब है, ये इसमें इतनी बाइट्स है ना, तो उन उन बाइट्स में हम लोग अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, और हर बाइट का एड्रेस अलग होता है। तो हम जो भी डाटा स्टोर कर रहे होंगे वो किसी ना किसी एड्रेस पे होगा। ठीक है। तो उसी एड्रेस पे जो हमें डाटा रखना है, उस डाटा के हिसाब से हमें एड्रेस मिलता है। अगर हमें कोई छोटा डाटा रखना है तो हमें कम एड्रेस, मतलब कम बाइट्स मिलेंगे, और अगर हमें कोई बड़ा डाटा रखना है तो हमें ज्यादा बाइट्स मिलेंगी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये डाटा डिफरेंट हो गया ना, एक छोटा डाटा है वो अलग हो गया, एक बड़ा डाटा है वो डिफरेंट हो गया, तो ये डाटा की डिफरेंट टाइप्स है ना। तो हम यही सीखेंगे यहाँ पे कि अगर डाटा की डिफरेंट टाइप्स हों तो उसको स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर को क्या बताएं कि ये इस टाइप का डाटा है, तो इसको कहाँ स्टोर करेगा कंप्यूटर। तो ये चीज असल में हम डाटा टाइप्स में भी पढ़ रहे होते हैं। डेटा टाइप्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होती है, मतलब डिटेल से पढ़ेंगे कि डेटा टाइप असल में क्या होती है और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनिंग में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल असल में, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी मेमोरी में जाके सेव हो रहा होता है। ठीक है। और हम लोग प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग असल में रन टाइम पे हो रहा है ना, तो रन टाइम की जो भी चीजें हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, वो रैम में स्टोर होती हैं। तो हम लोग जब कोई भी चीज हमें स्टोर करनी होती है तो हमें कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी अगर उसको स्टोर करना है पहले तो, वरना वो चीज स्टोर नहीं होगी, वो मतलब गायब हो जाएगी। हम देख नहीं सकते उसको अगर हमने स्टोर नहीं किया कहीं पे। अगर हमें देखना है तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, या हमें उसको इस्तेमाल करना है आगे तो स्टोर करना पड़ेगा, वरना वो समझ ले गायब हो जाता है या गिर जाता है। इस तरह से कहते हैं कि गिर जाता है वो डाटा। हमने अगर उसको स्टोर नहीं किया तो वो गिर जाएगा और हमें मिलेगा नहीं फिर दोबारा। तो इस वजह से हमें अब मेमोरी एलोकेट करनी होती है कि कितनी मेमोरी, किस मेमोरी पे हमें अपने डाटा रखना होगा। अब वो जो मेमोरी हमें एलोकेट करके देगा कंपाइलर रैम की, वो मेमोरी का जो एड्रेस होता है, कोई ना कोई ना, हर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होता है।
वो एड्रेस लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, 1 2 3 4 5 6 7 या 1 3 7 9 2 8 इस तरह का कोई एड्रेस होता है। अब हम वो एड्रेस को याद रख नहीं सकते, तो उसकी वजह से हमारे लिए कंपाइलर ने क्या आसानी करी कि जब भी आपको कोई मेमोरी एलोकेट करनी हो तो उस मेमोरी का आप कोई नाम रख दें। उस नाम को जो है ना, उस वो जो हम नाम रखते हैं उसको कहते हैं हम वेरिएबल। वो नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो मेमोरी को खुद नाम अलॉट किया, वो नाम अलॉट करना वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इसी को जब हम आगे देखते हैं कि ये अगर हम एक बात करें कि ये मेमोरी है हमारी, ग्रीन सर्कल जो है, इसकी मेमोरी है रैम की, क्योंकि हमारा रन टाइम पे हो रहा था कंपाइलिंग, तो रैम की मेमोरी की बात करेंगे। रैम की मेमोरी है अगर, उसमें हमने एक वेरिएबल बना दिया, मेमोरी एलोकेट करवाई हमने और उसका वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, एक्स। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है एक्स। ठीक है, और एक्स खुद एक वेरिएबल। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी बात की कि जो डाटा हम स्टोर करना होता है, चाहे हमें टेम्पररी मेमोरी पे करना हो या परमानेंट स्टोरेज करनी हो, दोनों सूरतों में हमें वेरिएबल बनाना जरूरी है। क्योंकि कंपाइलर रन टाइम पे जब चल रहा होता है तो उसको, जब वो मतलब अगर वो परमानेंट स्टोर भी करवाना है, तो एक तरह समझ लें इस तरह के वो एक जगह से डाटा उठाएगा और दूसरी जगह रखेगा ना, तो उसके लिए भी उसको कोई ना कोई किसी चीज में, देखें, एक जगह से उठाएगा तो उठा के पहले कहीं रख, अब मतलब एक मैं कहता हूँ, एक ए लोकेशन है और एक बी लोकेशन है। ए लोकेशन से डाटा उठाना है और बी लोकेशन पे डाटा रखना है। तो कंपाइलर ए से उठा के अपने पास नहीं रख सकता, ए से उठा के उसको कहीं अपने पास एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें रखेगा और फिर आगे लेके जाएगा और बी में रखेगा। तो इसको इस तरह से मतलब ये समझ में आएगी बात कि हर सिनेरियो में हमें वेरिएबल बनाना जरूरी है। किसी भी सिनेरियो में हम बगैर वेरिएबल के काम नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल के बगैर काम किया तो डाटा लॉस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये मेमोरी है, तो मेमोरी का नाम हमने क्या रख दिया, एक्स। ठीक है, और उसके अंदर हम जो मेमोरी होगी उसके अंदर जो जाएगा वो हमारा डाटा जाएगा। एक्स डाटा नहीं है, ये चीज क्लियर कर लें। एक्स एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होता है, उस लोकेशन का हमने नाम रख दिया कोई। क्योंकि मैंने बताया कि उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा, हर जगह का कोई ना कोई एड्रेस होता है ना, इस तरह से लोकेशन का भी एड्रेस होता है। तो एड्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम याद नहीं कर सकते। हम भी इंशाल्लाह मैं आज की क्लास में आप लोग को एड्रेस भी दिखाऊंगा कि किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस देखना है तो वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो एड्रेस हम याद नहीं रख सकते, अलबत्ता इसलिए हम लोग उसका कोई नाम रख देते हैं। वो जो नाम रखते हैं उसको वेरिएबल कहा जाता है। और उसकी फिर उसकी कोई उस वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें उस मेमोरी मेमोरी इसीलिए एलोकेट किया क्योंकि उसमें कोई वैल्यू रखनी है, कोई डाटा रखना है। तो वो जो वैल्यू होती है वो हम एक्स को असाइन करते हैं, तो वो खुद ब खुद उस मेमोरी पे चले जाती है। ये हम आगे देखेंगे कैसे। तो हर लैंग्वेज में डाटा टाइप होती है, इस तरह से सी लैंग्वेज में भी हमें, हमारे पास जब डाटा टाइप होगी तो वेरिएबल को किसी ना किसी डाटा टाइप से डिफाइन करना होगा। उसकी वजह उसकी वजह वैसे भी आ गया और अच्छी तरह समझ में आएगी, लेकिन मैंने पहले शुरू में भी आप लोग को बताया था कि डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना। अब हमें जिस तरह का डाटा स्टोर करना है तो हमें उस तरह की मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि किस तरह की मेमोरी चाहिए, वो हम डाटा टाइप से बताएंगे। हम जो डाटा टाइप रखेंगे वेरिएबल की, मैं वो कंप्यूटर समझ जाएगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये इस तरह का डाटा आने वाला है इसमें, तो मैं इस तरह की मेमोरी इसको एलोकेट करके दूं। मतलब अगर 10 बाइट का डाटा आने वाला है तो डाटा टाइप हम ऐसे ही बताएंगे कंप्यूटर को कि वो खुद ब खुद 10 बाइट के लिए जगह खाली कर देगा। और अगर 1 बाइट का डाटा आने वाला है तो हम डाटा टाइप बताएंगे उसको ऐसी जो 1 बाइट का डाटा खाली जगह खाली करेगा। ये हम देखते हैं कैसे। तो मुख्तलिफ जो, हाँ, यहाँ पे हम डाटा की मुख्तलिफ टाइप समझ लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं जिसके लिए हमें अलग अलग मेमोरी चाहिए हो। जैसे फाइव, फाइव एक नंबर, एक डाटा है, तो इसको रखने के लिए हमें सिर्फ 1 बाइट का वो मेमोरी चाहिए। इस तरह से ये एक डाटा है, 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 14 बाइट्स का ये डाटा है। अब ये 14 बाइट्स के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें 14 बाइट्स चाहिए। तो इस तरह से हमें फिर इसकी डाटा टाइप अलग रखनी होगी और फाइव की डाटा टाइप अलग रखनी होगी। अलबत्ता ये हम कर सकते हैं कि जो बड़े की जो डाटा टाइप है, 2 5 7 0 0 0 0 की जो डाटा टाइप है, वही हम फाइव के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा कि इतनी बड़ी
लोकेशन सिर्फ 5 को स्टोर करने के लिए कंज्यूम हो जाएगी, और फिर हमारी एक वक्त आएगा लोकेशन वो हार्ड ड्राइव में जगह खत्म हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, मतलब अभी तो हमारा सब रैम से हो रहा है काम, तो समझना रैम में जगह कम पड़ जाएगी, फिर रैम स्लो हो जाती है इसी वजह से। तो ये सब चीज़ों का हमें खुद ख्याल रखना होता है कि जितना डाटा है हम उतनी ही मेमोरी एलोकेट करवाएं। इस तरह से ये भी एक डाटा है ABCD, इसके लिए अलग डाटा, इसका टाइप अलग है तो इसके लिए डाटा टाइप भी अलग बताएंगे हम, ताकि अलग तरह की मेमोरी हमें एलोकेट हो। और इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट डाटा भी है होता है एक, तो इसके लिए भी अलग, इसकी भी टाइप अलग है, तो इसके लिए भी हमें डाटा टाइप अलग बतानी होगी, ताकि इसके हिसाब से हमें मेमोरी एलोकेट हो डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपको डाटा टाइप ये बता रही होती है कि आपका जो डाटा है वो किस रेंज का होगा और किस तरह का होगा, ताकि उस हिसाब से आप मेमोरी एलोकेट करें। अच्छा, जो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं सी सी लैंग्वेज में, वो क्या होती हैं? सबसे पहली एक डेटा टाइप होती है इंटीजर, जिसको हम इंट कह लिखते हैं, INT इंट लिखते हैं। इंटीजर लिखेंगे तो एरर आएगा, इंट उसका सिंटेक्स है, तो इंट लिखते हैं। इसके ये कितनी बिट से देता है हमें? ये हमें 32 बिट्स का जगह देता है, स्पेस देता है। इसमें किस तरह का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं? इसमें हम इस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, बड़ा डाटा, क्योंकि 32 बिट्स दे रहा है हमें ये। इसी तरह से, अच्छा, बिट्स और बाइट्स में कुछ फर्क होता है, वो मैं आप लोग को किसी और क्लास में डिटेल से बताऊंगा। अभी हम जो इतनी भी बात कर रहे थे बाइट्स की कर रहे थे, यहाँ पे बिट्स आ रही हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोग को अलग से डिटेल में बता दूंगा कि बिट्स और बाइट्स में क्या फ़र्क होता है। वैसे जिसने कंप्यूटर लैंग्वेज से किया है 9th, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। इस तरह से शॉर्ट एक इंटीजर की ही डेटा टाइप है, लेकिन शॉर्ट होता है क्योंकि इसमें कम जगह घेरेगा, ये छोटे डाटा रखने के लिए होता है। इसकी 16 बिट्स होती हैं। 16 बिट्स, 32 बिट्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हमने बता दिया कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसकी डाटा टाइप है इंट, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो है हमें कंपाइलर 32 बिट्स की मेमोरी एलोकेट कर देगा उस वेरिएबल के लिए। तो अब हम जब उस वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर करेंगे, तो वो उस 32 बिट्स की मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट के लिए 16 बिट्स मिल जाएंगी हमें। इसमें जो डाटा होगा वो छोटा डाटा आएगा, जैसे 5। इंटीजर हैं दोनों, नंबर की डाटा टाइप है, तो इसलिए दोनों में नंबर आया। इस तरह से एक डाटा टाइप होती है कैरेक्टर, इसमें हमारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि ABCD, इस तरह के कैरेक्टर्स, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये हम फ्यूचर में सही से समझेंगे। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट, इस तरह से अगर प्रिसीशन वाला डाटा होगा, जैसे पॉइंट्स वाला डाटा हमने बात की थी, और छोटा डाटा होगा, तो उसको हम, उसके लिए जो डाटा टाइप यूज करते हैं वो फ्लोट यूज करते हैं। इस तरह से एक और डाटा टाइप होती है डबल। उसका क्या काम है कि अगर हमारा पॉइंट में ही हो डाटा लेकिन बहुत बड़ा डाटा हो, जैसे कि ये पॉइंट्स का डाटा है लेकिन बहुत बड़ा डाटा है, तो इसके लिए हम डबल डाटा टाइप यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज की। अच्छा, इसको आप समझते हैं कि डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हम क्रिएट करेंगे ना, हमेशा कोई ना कोई चीज क्रिएट करेंगे डाटा टाइप के बता के, तो जब हम क्रिएट कर रहे होंगे किसी वेरिएबल को, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। इसी तरह से इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखें। अभी हमने पढ़ा था इंट एक डाटा टाइप है, तो वो लिख दी। उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम लिख दें और सेमीकोलन लगा दें। ये हो गया डिक्लेरेशन। मतलब हमने बता दिया कंप्यूटर को, एक कंपाइलर को, कि एक वेरिएबल है ए, उसकी डाटा टाइप है इंट, तो कंपाइलर उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा 32 बिट्स की मेमोरी, और उसका नाम रख देगा ए। तो आप ए में कुछ भी काम करेंगे तो उस मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगा। इसको देखें, समझने के लिए इस तरह होगा कि ये एक मेमोरी मिल गई हमें, जिसका डेटा टाइप क्या है इंट, मतलब 32 बिट्स की मेमोरी है, और उसका नाम क्या रख दिया ए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं रखी, तो इसलिए इसकी मेमोरी खाली है। उसके बाद जो चीज़ कहलाती है वो असाइनमेंट कहलाती है, कि इसमें डाटा अगर रखना है वो कैसे रखा जाएगा, उसको असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट का तरीका क्या है कि आप उसके अंदर वैल्यू रखने के लिए उसका डेटा टाइप की नाम रख, वेरिएबल का नाम लिखें, इज इक्वल टू डालें, और उसमें जो वैल्यू डाली है वो लिख दें और सेमीकोलन लगा दें। तो इससे क्या होगा, इस मेमोरी पे
जो इंट की मेमोरी थी जिसका नाम ए रखा था हमने, वेरिएबल का नाम, उसमें जाके 7 स्टोर हो जाएगा। अब आप लोग उसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि 7 स्टोर हो गया उसमें। ठीक है, इस तरह से तीसरी चीज होती है असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्या मतलब है कि ये जो डिक्लेरेशन, सॉरी सॉरी इनिशियलाइजेशन, तीसरी चीज है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, ये जो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दो अलग अलग काम कर रहे थे हम, उसको अगर एक साथ कर दिया जाए कि एक ही वक्त में डिक्लेयर भी करें और इनिशियलाइज वो असाइन भी कर दें, तो उस चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। उसका सिंटेक्स क्या होता है कि सिंपल आप डेटा टाइप लिखें पहले। फ्लोट एक डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था। वेरिएबल का जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। तो फ्लोट एक डेटा टाइप थी, उसका नाम आपने वेरिएबल का नाम रखा बी, और उसमें वैल्यू रख दी 5.9। तो ये एक ही लाइन में इसने क्या काम करेगा, ये पहले एक डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा फ्लोट की, 64 बिट्स की डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा। उसको मेमोरी का नाम रखेगा बी, और उसमें वैल्यू जाके रख देगा 5.9, जैसे आप लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक और डायग्राम हम देख रहे हैं, जिसमें बातें थोड़ी सी डिफाइन की हुई हैं कि शुरू में हमेशा क्या आती है, डेटा टाइप इंट जैसे के, उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल का नाम जो हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसी तरह से इज इक्वल टू आता है, और उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है वो आ जाती है और सेमीकोलन आ जाता है। ये लाइन जब हम लिख लेते हैं तो असल में क्या होता है, रैम में एक मेमोरी एलोकेट होती है, उसकी 32 बिट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, उसका नाम एज रख दिया जाता है और उसमें वैल्यू 20 स्टोर हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हमें मिसाल के तौर पर एक काम करना है, 2+3, ये टास्क परफॉर्म करना है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम इस तरह लिख दें 2+3 और सेमीकोलन लगा दें, और आखिर में रिटर्न 0 लिखना इसमें ज़रूरी होता है। बस इस तरह अभी इसको ऐसे ही याद रख लेंगे, ये ज़रूरी होता है इसको लिखना। क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अगर हम इस तरह से इसको बना लेते हैं तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन ये जो डेटा है ना, 2+3 का जो आंसर आया 5, ये गिर गया हमसे। हमने इसको सेव नहीं किया, कहीं भी सेव नहीं किया, तो ये डाटा हमसे लॉस हो गया। तो इसको कहीं ना कहीं सेव करना चाहिए था। इसका ये टाइप क्या है, शॉर्ट या इंट। तो अभी हम इंट लेते हैं, बेसिक लैंग्वेज ज़्यादातर हम इंट ही ले रहे होते हैं क्योंकि हमें अभी मेमोरी को कोई मसला नहीं है, तो हम इंट ले रहे होते हैं। हम एक कोई भी नाम का वेरिएबल इंट ले लिया, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है डिक्लेरेशन। ठीक है, और इंट ए वेरिएबल जो लिया, इस ए वेरिएबल में हमने इसकी वैल्यू सेव करा दी 2+3। अब क्या होगा कि अब ये जो डाटा है ना, ये लॉस नहीं होगा, ये सेव हो जाएगा ए में। अब हमें कभी भी इसको इस्तेमाल करना है तो हम इस डाटा को ए से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ होता है आउटपुट देखने के लिए। और अभी हम सी लैंग्वेज में जितना भी देख रहे होंगे आउटपुट, सारा कंसोल पे देख रहे होंगे। कंसोल कहते हैं ब्लैक स्क्रीन को, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे होती है, या एम एस डॉस, आप लोगों ने GW बेसिक 9th क्लास में जब पढ़ा होगा, तो वहां पे हम ये यूज करते थे GW बेसिक में ब्लैक स्क्रीन। तो वही कंसोल पे ही हमारा अभी सारे आउटपुट आते हैं, ताकि हम कोडिंग अच्छी तरह सीख जाएं। फिर ये यूआई वगैरह बनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता, वो तो फिर सीख, मतलब वो उसके लिए तो अलग से सीखेंगे, लेकिन बैक एंड असल सीख जाएंगे आप लोग। अच्छा, तो प्रिंट एफ को सिंटेक्स एक लिखने का ये यही तरीका है इसको लिखने का हमेशा, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d कॉमा ए। ये हमने क्या किया, ए को प्रिंट करवा लिया। ए को प्रिंट कराने का ये सिंटेक्स है। ठीक है, ए को हमने प्रिंट करवा लिया, और अब जो भी डाटा स्टोर हुआ है ए में 2+3 करने से, ये चीज क्या है, असाइनमेंट। असाइन कर दिया हमने ए को डाटा। क्या डाटा असाइन किया, जो इन दोनों का सम है वो असाइन कर दिया। तो इसका सम क्या आएगा हमें पता है 5, तो ए में 5 असाइन हो गया। अब हम ए को कंसोल पे प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि हमारे पास, हम कोड में तो कुछ देख नहीं सकते ना कि क्या चल रहा है। तो हमें जो भी देखना है उसको कंसोल पे प्रिंट करवाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कोड में क्या चल रहा है। तो इसको जब हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने स्टोर करवाया था ए में, वो मिला हमें या नहीं। तो हमें ए में 5 वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि हमने डिक्लेरेशन कैसे करी,
और असाइनमेंट कैसे करें। इस तरह से इनिशियलाइजेशन अगर हम करना चाहते तो इस तरह से यहीं पे हम क्या लिख देते, A7। ठीक है, और ये लाइन नहीं होती फिर यहाँ पे, फिर हम चलाएंगे तो क्या हुआ, A = 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने, तीनों चीजें जो आज पढ़ी थी वो सीख ली कि ए में डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उसको असाइन कैसे करते हैं।